धीरे धीरे बढ़ते हुए 15 का विंड देखें तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी 14 को जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 40 to 50 कहाँ 50 to 60 होगा, मगर जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो बोल रहा था वहाँ 65 to 75 वेस्टर्न के 85 किलोमीटर हुए। और ये बढ़ते हुए अभी 15 को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विंड होगा, वो है कच्छ, पोरबंदर एंड जामनगर। और इसके साथ साथ मोरबी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में 125 to 135 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड हो सकता है। तो इससे आप जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वायलेट कलर की तरफ जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट आप दिखाई दे रहे हैं, सो वहाँ विंड स्पीड आपका 50 to 60 kmph हो जाएगा। और जो ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है वहाँ 40 to 50 किलोमीटर विंड स्पीड हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सो विंड की वजह से डैमेज पोटेंशियल बढ़ता है, और ये जो ऑरेंज कलर येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है स्पेशली कच्छ एरिया है, यहाँ विंड का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा आपका मोरबी भी और देवभूमि द्वारिका और जामनगर वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी इसका विंड का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होने का संभावना है। नेक्स्ट प्लीज़। सो ये है आपका रेनफॉल फोरकास्ट फॉर 14 के लिए हम आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दिए हैं, और ये सभी डिस्ट्रिक्ट है गल्फ ऑफ कच्छ को लगे हुए सभी डिस्ट्रिक्ट, जितना कि से कच्छ से शुरू करके इसके बाद मोरबी है और इसके बाद जामनगर है और देवभूमि द्वारका है और पोरबंदर है। इसके बाद येलो कलर जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है सौराष्ट्र रीजन पे, वो सभी जगह में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल आज भी हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये 15 तारीख को इंटेंसिटी बढ़ेगा रेनफॉल की, और कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर डिस्ट्रिक्ट्स में हम फ्यू प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ में हम हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो येलो कलर का डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं वहाँ हम आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 16 को आप देखेंगे तो रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट हो जाएगा, एंड सिर्फ नॉर्दर्न गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे बनासकांठा और एसगर्जिंग एरियाज, वहाँ 16 को भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ साथ जो साउथ राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी 16 को एवं 17 को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना है। नेक्स्ट प्लीज। सो जो फ्लड का इम्पैक्ट आप देखेंगे तो सौराष्ट्र कच्छ रीजन पे जो आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ शेडेड एरिया, जैसे येलो हो कि ऑरेंज हो, उसमें फ्लड का स्थिति उत्पन्न होने का संभावना है। जैसे ऑन द एवरेज देयर कुड बी 0.5 to 1 मीटर ऑफ फ्लड दैट यू कैन। जो लो लाइंग एरिया होगा इसमें ज़्यादा हाइट का फ्लडिंग सिचुएशन ज़रूरत हो सकता है। सो इसका कारण यही है कि हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एरिया उस एरिया में ज़्यादा बारिश होता है नहीं इस पीरियड में। दूसरा रीजन है कि 2 to 3 मीटर स्टर्म सर्ज यानी टाइडल वेव आने का संभावना है। दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट से कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स का लो लाइंग एरिया में इनंडेशन हो सकता है। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कच्छ में आप देख रहे हैं वो सभी क्रीक एरिया है जो कि समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं वो एरिया, यहाँ भी समुद्र का पानी डायरेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सो ये हमारा फोरकास्ट है स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव की, जो साइक्लोन की वजह से होता है। हम 2 से 3 मीटर हाइट का जो टाइडल वेव पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो ये टाइडल वेव सबसे ज़्यादा होगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आप देवभूमि द्वारका और जामनगर, मोरबी में होगा, मगर रिलेटिवली कम होगा। सबसे ज़्यादा लगभग 2.4 to 2.8 मीटर स्टर्म सर्ज दिखाई दे रहा है नालिया के आसपास जो एरिया है। नेक्स्ट प्लीज। सो जैसे हमने कल जानकारी दिए थे, आज भी हम वही जानकारी रखें। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। सो इसमें बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है और छोटे घर सामान जैसे कच्चा हाउस हो कि टीन हाउस हो कि एस्बेस्टस हाउस हो, ये सब इसमें इम्पैक्टेड हो सकते हैं। और टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स भी बेंडिंग और ऑपरेटिंग हो सकते हैं। स्मॉल बोट्स, क्राफ्ट जो मोरिंग डिटाच हो सकता है। और सॉल्ट स्प्रे की वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकता है। सॉल्ट पेन्स और इंडस्ट्रीज ऑफशोर ऑनशोर इसमें इम्पैक्टेड हो सकता है। पोर्ट्स भी इसमें इम्पैक्टेड हो सकता है। इसलिए हम वार्निंग एंड एडवाइजरी दे रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमारा वार्निंग यही है कि कोई भी फिशरमैन अंदर नहीं जाना चाहिए। फिशिंग ऑपरेशन सस्पेंशन होना चाहिए अप टू 15th। और कोई शिप भी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी को नहीं जाना चाहिए। और पोर्ट्स में जो शिप्स है वो सभी सेफली रहना चाहिए। और पोर्ट्स के जो सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट जितना पोर्ट्स है सभी के लिए हम ग्रेट डेंजर सिग्नल दिए हैं। और नेवल बेस जो है उनको भी हम एप्लीकेशन लेने के लिए हम सुझाव दिए हैं और वार्निंग एंड एडवाइजरी इशू कर रहे हैं।
जो टूरिज्म है वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट बहुत सारे हैं सौराष्ट्र कच्छ एरिया में, जैसे कि गिर सोमनाथ है और सोमनाथ टेम्पल है और द्वारिका मंदिर है। ये सभी के लिए भी हम एडवाइस दे रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए टूरिज्म एंड पीपल सेफ प्लेस में रहना चाहिए। 15 तारीख को इधर उधर घूमना नहीं चाहिए और रेल ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक को भी रेगुलेशन करना चाहिए। इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक समरी यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो पूर्वानुमान हम जारी किए थे वही पूर्वानुमान हम जारी रखे हैं अभी तक, और ट्रैक और लैंडफॉल पॉइंट में और टाइम में हम कोई ऐसे सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं किए हैं। टाइमिंग अगर बाइक के लिए ट्रक में जाना चाहते हैं, इवनिंग टाइम आप एक बार बता सर को सवाल के तौर पे ले लेते हैं। सर ब्रीफ में बता दीजिए कि अभी तक का जो पूर्वानुमान है वो क्या बतलाता है, कितना खतरनाक है, कहाँ हिट करेगा, कितने स्पीड पर हिट करेगा और लैंडफॉल टाइमिंग क्या होगा? अभी का पूर्वानुमान के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जो अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है वो धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए 15 तारीख शाम को एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे 125 to 135 किलोमीटर/आवर विंड स्पीड के साथ तट को पार करेगा मांडवी और कराची के बीच में जखौ पोर्ट के आसपास। इसकी सीवियरिटी के पीछे क्या रीजंस बने, अगर उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे सीवियर होता चला गया और क्यों दरअसल ये गुजरात के ही तटीय इलाकों में टकराता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, आप सीजनली पैटर्न देखेंगे तो मई और जून महीना में अरेबियन सी में साइक्लोन डेवलप होता है और सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन भी होता है। इंटेंसिटी साइक्लोन का डिपेंड करता है समुद्र की स्थिति के ऊपर और वायुमंडल की स्थिति के ऊपर। अभी जो वायुमंडल की स्थिति था, समुद्र की स्थिति था, वो सभी फेवरेबल था, अनुकूल था एक साइक्लोन डेवलपमेंट करने के लिए और इसका इंटेंसिफिकेशन के लिए। मगर ये कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि 15 दिन पहले, जेनेसिस का 15 दिन पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ये जानकारी दिया था कि एक साइक्लोजेनेसिस होगा, और जब 6 तारीख को साइक्लोजेनेसिस हो गया तब भी हम बता दिया कि ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा। और अकॉर्डिंगली ये मॉनिटर हो रहा है, हर 3 घंटा इसका प्रेडिक्शन जा रहे हैं और पास्ट 3 डेज हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि ये सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा 15 तारीख शाम के आसपास एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की वजह से। ये बताइए कि अभी में भी पॉसिबल 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आगे मूव कर रहा है, तो आगे मतलब नॉर्थ की साइड में मूव कर रहा है, अगर लगातार वहीं पे है तो कितने टाइम में अब मूव करेगा इस साइड में? देखिए, हम जो पूर्वानुमान किए थे अकॉर्डिंगली ये अभी चल रहा है। हम बोले थे कि 14 तारीख को ये नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट करेगा। अभी हमारा जो प्रेडिक्शन है इसके हिसाब से अभी नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट करेगा। जब ये पाथ परिवर्तन होता है तब साइक्लोन स्लो हो जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी का। हम जब साइकिल में जाते हैं तो साइकिल भी स्लो स्पीड हो जाता है, कोई टर्निंग हम ले रहे तो। सो ऑलरेडी ये पास्ट 3 आवर्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी है और अनदर 3 आवर्स इट में भी स्टेशनरी। इसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्थ ईस्ट दिशा पे सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास पाकिस्तान तट पर आगे बढ़ेगा। सर, इस साइक्लोन की वजह से मानसून पर कितना असर पड़ा है? मैं तो बोलूँगा कि ये मानसून को हेल्पफुल हुआ है। जो मानसून डिले हो रहा था, 8 तारीख को मानसून आ गया जब साइक्लोन जेनेसिस हो गया 6 तारीख को, क्योंकि साइक्लोन की वजह से जो फ्लो है, विंड फ्लो सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये स्ट्रेंथनिंग हुआ और ये साइक्लोन स्लो मूव किया, साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बहुत टाइम तक रहा। इसकी वजह से सदर्न पेनिनसुला में वेस्टर्ली विंड स्ट्रंगर हुआ और मानसून एडवांस किया पेनिनसुला में, साउथ पेनिनसुला में। इसके बाद भी ये साइक्लोन नॉर्दर्ली मूवमेंट कर रहा है। ओमान की तरफ गया होता तो एडवर्सली इफेक्ट किया होता, नॉर्दर्ली मूवमेंट किया तो इसमें हमारा जो मानसून फ्लो पैटर्न इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ। फिर भी अभी जो स्थिति है इसमें ये साइक्लोन मानसून सर्कुलेशन से डिटैच हो चुका है और ये अभी आगे बढ़ रहा है नॉर्थ की तरफ। इसकी वजह से अभी जब तक ये साइक्लोन है, यानी 18 तारीख तक ये डिप्रेशन रहेगा, 17-18 तारीख को लो प्रेशर हो जाएगा, तब तक इसका वजह से थोड़ा सा एडवर्स हो सकता है। मगर इसके बाद यानी 18 तारीख से और 18 तारीख के बाद फिर जो साउथ ईस्ट मानसून सर्कुलेशन है विंड से स्ट्रंगर होगा। हमारा ये पूर्वानुमान है कि 18 से 21 तारीख बीच में
साउथ इंडिया का और कुछ हिस्सा और ईस्टर्न इंडिया में मानसून आगे बढ़ेगा। सर, शुरुआत में कई राज्यों को अलर्ट दिया गया था साइक्लोन के लिए। अभी गुजरात और राजस्थान के अलावा क्या देश के और भी किसी स्टेट में इसका इम्पैक्ट है? लोग कह रहे हैं। देखिए, साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गुजरात के लिए है, सौराष्ट्र कच्छ स्पेशली। और जब ये अंदर आएगा 15 तारीख शाम के बाद ये वीकनिंग होगा। 16 तारीख सुबह तक विंड स्पीड जैसे हमें बताया कि 80 to 90 और इवनिंग तक शायद विंड स्पीड 50 किलोमीटर स्पीड हो जाएगा। एंड वो विंड स्पीड होगा किसके कहाँ ऊपर? ना नॉर्थ गुजरात एंड साउथ राजस्थान के ऊपर। इसलिए विंड का जो डैमेजिंग इम्पैक्ट होता है वो तो लिमिटेड रहेगा, मोस्टली अप टू सौराष्ट्र एंड कच्छ। इसके बाद साउथ राजस्थान में शायद कोई ट्री ब्रांच ब्रेकिंग हो सकता है, स्मॉल ट्री गिर सकता है, मगर ऐसे कुछ ज़्यादा विंड डैमेजिंग इम्पैक्ट होने का संभावना नहीं है। मगर कभी कभी एक थंडर स्क्वाल जैसे थंडरस्टॉर्म होता है, ऐसे साउथ राजस्थान डेवलप हो सकता है 15 तारीख और 16 तारीख को, और इसमें विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। अदरवाइज इसके बाद जो देखेंगे आप, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चालू रखेगा और इसकी वजह से बारिश होगा। साउथ राजस्थान बारिश होगा, इसके साथ इस जो एडजनिंग वेस्ट एमपी है इसमें बारिश हो सकता है, और ऐसे कुछ नुकसान करने वाले विंड वहाँ नहीं होगा। 2-3 घंटे में ये One question, दिशा sir. चेंज हो जाएगी। Whether the system has already started tracking northeastward, sir? No, not yet. Till now it was moving northward, or past 3 hours it is almost stationary. That means now it is indication that it will start changing its directions, and we hope that now onwards it will move northeastwards. So it is the longest ever cyclone to have reached Indian coast. देखिए, ये तो लॉन्गेस्ट एवर नहीं है। बहुत साल पहले एक साइक्लोन आया था फ्रॉम साउथ चाइना सी, वो साउथ ईस्ट एशिया होते हुए, बे ऑफ बंगाल होते हुए, अरेबियन सी होते हुए ओमान गया था। सो दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 15 days। नहीं, गजा नहीं, और इससे पहले। और रिसेंट टाइम आप देखेंगे गजा एक ऐसे साइक्लोन था जो बे ऑफ बंगाल से आते हुए फिर अरेबियन सी तब गया था। और 2019 में एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन क्यार, जो कि था 9 days and 15 hours। सो ये सिस्टम जो है अभी तक 6 तारीख से शुरू हुआ है और आज 14 तारीख है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 9 days हो रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 16 तक रहेगा। सो 10 to 11 days होगा। Sir, you also said that monsoon will revive from 18. So is it right to say that monsoon progression will? Yeah, monsoon will start again progressing during the period 18 to 21st over some more parts of South India and Eastern India, and also the adjoining areas of, for example, Western India and Northwest India. सर, एक पिछले 2-3 साइक्लोन से इसकी तुलना करके इसकी सीवियरिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो साइक्लोन का आप सीवियरिटी देख रहे हैं, हम गुजरात में जाने वाले साइक्लोन के साथ तुलना करें तो 2021 में एक साइक्लोन था ताउते, इसमें विंड स्पीड था 180 किलोमीटर पर आवर, जबकि ये जो साइक्लोन हम विंड स्पीड बोल रहे हैं 135 किलोमीटर पर आवर, गस्टनेस ऑफ कोर्स 150 किलोमीटर पर आवर। इसके हिसाब से ये जो साइक्लोन है ताउते की तुलना में लेस इंटेंस है, अबाउट 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो विंड स्पीड कम होगा, मगर फिर भी ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। फाइन, thank you very much for joining this press conference. There are some questions in the chat box. Okay, please go ahead. Sir, last year, Bay of Bengal में one of the cyclones, when it came near the land, the system fizzled out after it got in contact with the land. Is there a remote possibility that this system, when it moves nearer to the land, may fizzle out? You see, we give the forecast based on the numerical weather prediction models. The most of the models suggest that it will hit the coast as a very severe cyclone storm, but with lower intensity. At present, it is with 145 to 155 kilometers per hour, but when it will hit the coast, it will be 125 to 135 kilometers per hour. But nobody is saying, there is no such suggestion with us that it will fizzle out over the sea. Sir, hello. Yes, please. From
Sir, I wanted to ask, there is the feels like temperature in many parts of the country is quite high, including northwest India. Does it have any relationship with the cyclone? And also in East India, even though parts of East India have got monsoon rain, why are they seeing very high temperatures now? Well, madam, I'll speak in English or Hindi? Anything, sir. ओके सो पहले तो मैं बोलते रखूं कि ईस्टर्न इंडिया में अभी तक मानसून आया नहीं. ओके सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर हुआ है और सिक्किम का कुछ हिस्सा कवर हुआ है, सदर्न वेस्ट बंगाल का. सो ईस्टर्न इंडिया को अभी मानसून आया नहीं, मगर सर्कुलेशन की वजह से वहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ गया है. और ये पहला बार नहीं हो रहा है, हर टाइम होता है. जून महीना में मानसून जब भी आने से पहले ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, इसलिए डिस्कम्फर्ट बढ़ा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है एज यूजुअल, और देयरफॉर आपको ऐसे महसूस हो रहा है. हीट वेव कंडीशंस कुछ प्लेसेस में जारी है. और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी यही पीरियड का आप बात करें, सभी टाइम सभी साल आप देखेंगे नॉर्मली टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मानसून आने तक टेम्परेचर ज़्यादा रहता है. और जो साइक्लोन अभी बना हुआ है, साइक्लोन के प्रभाव में अभी विंड्स रीऑर्गेनाइज हो रहा है. वहाँ ड्राई विंड है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और ये एक कारण है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी थोड़ा राइज हो रहा है. सर दीपक फ्रॉम बीबीसी. सर तो एक क्वेश्चन था मेरा कि रिसेंटली वी आर शोइंग सम रिपोर्ट्स अबाउट इट कि अरेबियन सी इज accommodating more and more cyclones. So is there any climate change effect on the Arabian Sea? What do you say about this? Yeah. So the climate change has various types of impacts on different types of extreme weather. It is not same all types of extreme weather. Also, it is not same for all the regions in the globe. Because of the climate change, there is increase in intensity of the cyclones in certain ocean basins like Northwest Pacific, North Atlantic. But in our region, we have got two ocean basins, small basins, Bay of Bengal and Arabian Sea. There is no increase in intensity of the cyclones over the Bay of Bengal. It remains same. Over the Arabian Sea, the number of extremely severe cyclonic storms show an increasing trend since 1990. But I want to mention here that about 5 cyclones develop over the Bay of Bengal and Arabian Sea together in a year. That again develops in 2 different seasons, pre-monsoon season April to June and post-monsoon season October to December. Now out of that 5, 4 develop over the Bay of Bengal, 1 develop over the Arabian Sea, and hence the occurrence of cyclones over Arabian Sea is not so frequent. We usually get around 1 cyclone per year. So therefore with this sample which is sufficient, the trend analysis are carried out have the limitations. So as a member of the international expert team to suggest the statement for the IPCC, we carried out the analysis for all the ocean basins in the globe, and for Arabian Sea we found that there is an increasing trend since 90s, considering the decade of frequency of